हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अधूरी सुहागरात। वैदेही फूलों से सजे बिस्तर पर दुल्हन के लाल जोड़े में सजी धजी अपने पति का इंतजार कर रही थी। कमरे में फैली मादक इत्र की सुगंध उसे अपने पति के इंतजार में और भी व्याकुल किए जा रही थी। कमरे में पूरी तरह खामोशी पसरी थी। कमरे के इर्द गिर्द शोर शराबे की एक भी गूंज नहीं थी। दूर दूर तक खामोशियाँ घुप अंधेरे में लिपटी हुई थी। वैदेही कभी गुलाब की पंखुड़ियों को देखती तो कभी मेहंदी से रंगे अपने हाथों को देखती। जब भी वह अपने हाथों में मेहंदी से लिखे उसके पति के नाम विशाल को देखती तो उसकी चूड़ियों की खनक उस कमरे की शांति को भंग कर देती। इंतजार का वो हर पल सदियों सा लग रहा था। वो मन ही मन अपने पति द्वारा दरवाजे की दस्तक को महसूस कर पूरे शरीर में एक रोमांचित कर देने वाले झंझनाहट को अनुभव कर रही थी। उसके पति के आते ही उसके सिर से चेहरे उतार कर उसके करीब बैठने और उसके घूंघट को बड़े प्यार से उठाने और फिर आगे की हरकत सोचकर ही सिहर उठी। जब उसका ध्यान खुला तो वो स्वयं को कमरे में बिल्कुल अकेली पाकर व्याकुल हो उठी। इंतजार की वो पल उसे काट खाने को आ रही थी। लाल जोड़े में लिपटी वैदेही शर्म से सिमटी अपने लंबे से घूंघट से दरवाजे की ओर ताके जा रही थी। अपनी सुहाग रात के सपनों को सोचकर आतुर मन से कभी वो दरवाजे पर दस्तक सुनने का आतुर होती तो कभी अपने बिस्तर पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियों को अपने पैर के अंगूठे से मसलती जा रही थी। ज्यों ज्यों रात जवान हो रही थी वैदेही के अरमान भी ऊंचे उड़ान भर रहे थे। अपने मन को संयमित करने के लिए उसने अपने बिस्तर से गुलाब के फूल को उठाकर उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर तोड़ते हुए फेंकने लगी और मन ही मन अपने सुहाग रात के रोमांचक होने या न होने का भविष्य देखने लगी और कहने लगी, क्या सुहाग रात रोमांचक होगी? फिर दूसरी पंखुड़ी फेंकते हुए बोली, नहीं होगी, होगी नहीं होगी। इंतजार की घड़ियां और भी लंबी होती जा रही थी, लेकिन अभी भी दरवाजे पर कोई भी दस्तक नहीं हुई थी। अब वैदेही का मन बेचैन होने लगा था। आखिर वो और कितना इंतजार करे? इंतजार की हद खत्म होने लगी थी। आधी रात हो चुकी थी। इंतजार में गुजरते हर लम्बे जलकर खाक होते जा रहे थे और साथ में वैदेही के अरमान भी। बिस्तर पे पड़े फूलों की महक और कमरे में फैली ईद की खुशबू भी फीकी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे रात ढलने लगी और वैदेही के सारे अरमान और ख्वाहिशें पिघलकर आंखों से आंसू बनकर बह निकले। उसके सजो श्रृंगार आंसुओं से धुलने लगे थे कि तभी दरवाजे के खुलने और खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। अचानक दरवाजे की आवाज़ सुनकर वैदेही सिहर उठी। उसने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और देखा एक शख्स उसकी ओर बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वह उसके सामने बिस्तर पर बैठ गया। वैदेही की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नज़र उठाकर उसे देख पाए। उसके मन में फिर से सोए अरमान जागने लगे। वैदेही ने दोनों आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को अपने पति के हाथों के सहारे उठने के बारे में सोचने लगी। उसकी हर कल्पना सच होते जा रही थी। उसने महसूस किया कि एक हाथ में उसके चेहरे को उठाया। अब उसकी बारी थी कि वह अपने पलकों को खोलकर अपने पति का दिलदार करे। वैदेही ने अपनी आंखें खोली। ये क्या? वो तो चौंक पड़ी। वो तो उसका पति विशाल नहीं बल्कि ये तो वह इंसान है जिसे उसने विशाल को उसके साथ फेरे लेने में मदद कर रहा था। उस वक्त उसने सोचा था कि शायद किसी कारण विशाल को सहारे की ज़रूरत पड़ी होगी और वह कुछ नहीं बोली। अजय को देखते ही वैदेही तेजी से पलंग से उतरी और अजय से दूर छिटक गई। वह बड़े ही घृणा स्पर्श भाव से बोली, कौन हो तुम और यहाँ मेरे इस कमरे में क्यों आए? और मेरी पति की जगह लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस व्यक्ति ने बड़े ही कुटिल मुस्कान करते हुए बोला, वैदेही डार्लिंग, मैं हूँ तुम्हारा आधा पति अजय। तुम कहो तो वो कसर भी पूरा कर देता हूँ। वैसे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक बार तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हारा पूरा पति भी बन जाऊँगा। कसम से किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह कमरा मैंने ही तो सजाने के लिए कहा था। वैसे भी तुम्हारे पति किसी काम का नहीं है। उसके इंतज़ार में तुम्हारी सुहागरात अधूरी ही रह जाएगी। तुम्हारा पति एक मंद बुद्धि का है। वो भी तुम्हारे आधी पति की तरह ही है। वह तुम्हें पति का नाम देगा और मैं पति का काम।
इस घर में उसका नहीं बल्कि मेरा प्रभुत्व है। उसके इलाज के साथ साथ इस घर का दाना पानी मेरे रहमो करम पर चल रहा है। उसके पिता का बिजनेस भी मैं ही संभाल रहा हूँ। तुम मुझे खुश करती रहो, मैं इस घर में सबको खुश रखूँगा और साथ में तुम्हें भी एक अलग तरीके से। तुम समझ रही हो ना मेरी जान। इतना सब कुछ सुने कर वैदेही घृणा से भर उठी। तभी अजय उस पर झपकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वैदेही ने उसे जोर का धक्का देकर उसे पलंग पर गिरा दिया और झट से दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। वह बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक कमरे में चली गई जहाँ विशाल की माँ सावित्री जी सो रही थी। उसने अपनी सास को जगाया और रोते हुए बोली, माँ जी ये सब क्या है? विशाल की इस हालत के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सावित्री जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम भी इस शादी के लिए राजी हो। इतना सुनकर वैदेही को सब समझते देर नहीं लगी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे एक मंदबुद्धि के साथ शादी करवा कर उसे निपटा दिया और समाज के सामने अपना फर्ज से मुक्त हो गई। वैदेही के पिता की मृत्यु के बाद से ही उसकी सौतेली माँ किसी तरह उससे छुटकारा ही तो पाना चाहती थी। वैदेही ने वो रात रोते रोते हुए गुजारी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत ऐसी क्यों है। बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, बड़ी हुई तो पिता भी छोड़कर चले गए और अब जब उसने सोचा था कि पति की प्रेम से उसके जीवन में खुशियों के नए रंग भरेंगे, तब पति भी मिला तो ऐसा। अगली सुबह नए घर में वैदेही के लिए कोई खुशी था ना ही कोई उम्मीद। उठकर बाहर आई तो सावित्री जी रसोई में कुछ काम कर रही थी। बहू को देखते ही उसकी उदास आंखें देखकर सावित्री जी की आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ़ करना बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे बेटे की स्थिति के बारे में नहीं बताया गया होगा। वैदेही की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ गया। उसे तो मायके की तरफ से ही धोखा मिला था, तो वो ससुराल वालों को क्या कहती। वैदेही के साथ किस्मत ने आज तक उसे केवल रुलाया ही तो था। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। तभी विशाल रसोई में आया, बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह। अपनी माँ का पल्लू पकड़कर नाश्ता मांगने लगा। वैदेही उसके चेहरे की मासूमियत देखती ही रह गई। इन सब में आखिर विशाल की गलती भी क्या थी? वो वैदेही को भी मुस्कुराकर देखते हुए कहने लगा, हेलो दोस्त, क्या तुम्हें भी नाश्ता चाहिए? मेरी माँ बहुत बढ़िया खाना बनाती है। उसकी निश्चल मुस्कुराहट देखकर वैदेही भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई और बोल पड़ी, अच्छा तो मैं आपकी दोस्त हूँ? विशाल सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, माँ ने मुझे बताया था कि वो मेरे लिए नई साथी लाने वाली है जो मेरी पत्नी होगी। तभी अजय भी विशाल को ढूंढते हुए वहाँ आ गया और कड़क स्वर में बोला, विशाल, तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, जल्दी चलो, फिर मुझे काम करने भी जाना है। अजय को देखते ही विशाल सहम गया। वैदेही की नज़रें अजय से मिली तो कल रात की घटना याद करके उसका मन घृणा से भर उठा। जब अजय विशाल को लेकर चला गया तब वैदेही ने सावित्री जी से पूछा, माँ जी, विशाल की ऐसी हालत कैसे हुई? क्या विशाल बचपन से मंदबुद्धि का है? नहीं बेटा, विशाल बचपन से ऐसा नहीं है। वह सीढ़ी से फिसलकर गिर गया था और उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। विशाल मरते मरते बचा था। इससे पहले पिताजी इसी तरह से फिसलकर गिरे थे और उनकी मौत हो गई थी। विशाल तो बच गया, लेकिन जब तक उससे दौड़े पड़ने लगे थे उसके हाथ बहुत टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। डॉक्टर ने उससे ज़्यादा बात करने से मना किया। तब से अजय और उसके पिता ही हम दोनों की देखभाल कर रहे हैं। विशाल की पूरी जिम्मेदारी अजय ने उठा लिया है। दवाई से लेकर खाने पीने तक का ख्याल अजय ही रखते चला आ रहा है। अजय का नाम सुनते ही उसे अजय का वो घिनौना व्यवहार याद आने लगा, लेकिन उसने ये सब अभी सावित्री जी को वो सब बताना ठीक नहीं समझा और कहा, माँ जी, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब से आपकी और विशाल की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन से वैदेही ने एक कर्मयोगिनी की तरह तप करने का निश्चय कर लिया था। सुबह होते ही वैदेही ने किचन में जाकर सबके लिए खाना बना लिया और इससे पहले कि अजय विशाल के काम को हाथ लगाता, वैदेही ने विशाल के सारे काम कर डाले और सुबह का नाश्ता भी करा दिया। वैदेही को विशाल की दवाइयों पर शक होने लगा, इसलिए उसने उसकी दवाइयों की बोतल में से एक खुराक खिलाना कम कर दी ताकि किसी को शक न हो।
अजय के आते ही जब उसने देखा कि विशाल का सारा काम पूरा हो चुका है तो नाराज हुआ, लेकिन सावित्री जी के सामने कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा कोई बात नहीं, कुछ भी कर ले, दवाई तो विशाल वही खाएगा जो मैंने ला कर रख दिया है। इतना सोचकर अजय वहाँ से चला गया। अजय के जाते ही वैदेही विशाल और सावित्री जी को लेकर एक विशिष्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास चली गई, जहां उन्हें पता चला कि विशाल को दी जा रही दवाई उसे ठीक करने की बजाय उसे और भी बीमार कर रही है। इतना सुनते ही सावित्री जी के होश उड़ गए। वह सपने में भी नहीं सोच पाई थी कि उनके देवर और भतीजा मिलकर उसके बेटे की जान लेने पर तुले हैं। वैदेही ने फौरन पुलिस को बुला लिया और डॉक्टर के सामने ही सारा माजरा पुलिस को बता दिया। पुलिस ने भी सारी बात समझ ली और एफआईआर दर्ज कर विशाल के ठीक होने का इंतजार करने लगी। वैदेही और पुलिस के आग्रह पर उस डॉक्टर ने बिल्कुल नकली दवाई जैसी दिखने वाली सही दवाई दे दी और एक योजना के अंतर्गत नकली दवाई के साथ बदल कर रख दिया, ताकि कभी अजय भी दवाई खिलाए तो उसे शक न हो पाए। वह भी ऐसा ही, अजय को तनिक भी शक नहीं हुआ और सही दवाई चलता रहा। समय बीतने के साथ विशाल की हालत में तेज़ी से सुधार होने लगा और एक समय ऐसा आया कि विशाल पूरी तरह सही हो गया। विशाल ठीक होते ही अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ, सीढ़ी से मैं खुद नहीं गिरा था, बल्कि अजय ने मुझे पीछे से धक्का देकर गिराया था। मुझे शक है कि मेरे पिता को भी इन्हीं दोनों बाप बेटे ने मिलकर मारा है, ताकि मेरे पिता का बिजनेस पर अपना कब्जा कर सके। वैदेही ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने विशाल का बयान ले लिया। पुलिस ने फिर से योजना बनाई और अजय और उसके पिता का पीछा किया। एक नई योजना के अंतर्गत विशाल एक दिन अजय के सामने ठीक होने का नाटक करने लगा। अजय विशाल को ठीक होता देख घबराने लगा। अजय फ़ौरन अपने पिता के साथ अपने डॉक्टर के पास चला गया और उसका गिरेबान पकड़कर बोला, धोखेबाज डॉक्टर, तुम्हें पता है ना कि कितनी मेहनत से उसके बाप को ठिकाने लगाया था। वो तो विशाल गिरकर भी किसी तरह बच गया था, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आया था और तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दवाइयों से विशाल कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन वो तो ठीक होने लगा है। तभी एक आवाज़ आई, ठीक हो नहीं रहा है, बल्कि ठीक हो चुका है और वो मेरे साथ है। अजय ने पलटकर देखा तो घर के सभी सदस्य पुलिस के साथ खड़े थे। पुलिस ने अजय और उसके पिता को धर दबोचा और अपनी हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया। साथ ही उस डॉक्टर को भी हिरासत में लेकर उस पर मुकदमा चलाया और इसी तरह वैदेही ने विशाल को बचा लिया और फिर विशाल और उसकी माँ वैदेही के साथ खुशी खुशी रहने लगे।